प्यारे विद्यार्थियों, साथियों, आज हम बात करेंगे राजनीतिक संस्कृति के परिवर्तन और आयाम। अर्थात आज की वीडियो क्लास में हम राजनीतिक संस्कृति के संदर्भ में दो बातों पर चर्चा करेंगे। इसके परिवर्तन क्या है, आयाम क्या है। अब यहाँ एक शब्द आ गया परिवर्तन, तो सबसे पहले तो आपको ये मालूम होना चाहिए परिवर्तन ही क्या होता है, आगे तब बताएंगे हम। परिवर्तन का मतलब होता है राजनीति विज्ञान में जब हम वैज्ञानिक तरीके से अध्ययन करते हैं तो वहाँ परिवर्तन शब्दावली का अर्थ होता है राजनीतिक व्यवहार को प्रभावित करने वाले तत्व परिवर्तन कहलाते हैं। क्या कहा मैंने? राजनीतिक व्यवहार को प्रभावित करने वाले तत्व परिवर्तन कहलाते हैं। जैसे एक मतदाता अपने मत का प्रयोग करते समय जाति, भाषा, धर्म, क्षेत्रीयता इत्यादि तत्वों से प्रभावित होता है। ये प्रभावित करने वाले तत्व ही परिवर्तन कहलाते हैं। सामान्य अर्थ परिवर्तन का ये होगा। अब यहाँ हम बात कर रहे हैं राजनीतिक संस्कृति की, तो इसका मतलब ये हुआ कि राजनीतिक संस्कृति को प्रभावित करने वाले जो तत्व होते हैं वो तत्व राजनीतिक संस्कृति के परिवर्तन कहलाते हैं। ठीक है, अब हम इसके परिवर्तन कौन कौन से, आयाम कौन कौन से हैं, इसकी चर्चा करें। तो सर्वप्रथम मेरे प्राणों से प्यारे विद्यार्थियों, आप हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कीजिएगा, जिससे प्रतिदिन जो हम वीडियो क्लासेस अपलोड करते हैं मेरे प्राणों से प्यारे विद्यार्थियों को इसकी सूचना प्राप्त हो सके। इसी के साथ में जिन विद्यार्थियों को हमारे YouTube चैनल की जानकारी है वो सभी विद्यार्थियों का ये कर्तव्य है, दायित्व है कि अपने मित्र मंडली के आपके जो साथी हैं किसी भी प्रतियोगिता परीक्षा की तैयारी कर रहे हों राजनीति विज्ञान विषय से, भाई उनको शेयर ज़रूर कीजिएगा। यह बात आपको ध्यान में रखनी है, ये आपका परम दायित्व है। थैंक यू वेरी मच। अब राजनीतिक संस्कृति के परिवर्तन और आयाम समझें। इन दोनों को मैंने यहाँ दो पार्ट बनाए, राजनीतिक संस्कृति के परिवर्तन वेरिएबल्स, राजनीतिक संस्कृति के परिवर्तन, राजनीतिक संस्कृति का आयाम, दो पार्ट ले लिए हमने। ठीक है, अलग अलग नोट कर दिए हैं आपकी सुविधा के लिए, जिससे कि आप नोट्स बनाते हैं तो इनको नोट कीजिएगा मेरे प्यारे विद्यार्थी, आपको कहीं दिक्कत ही नहीं आ सकेगी। और यहाँ मैंने आपके लिए एक डायग्राम बनाया है। इस डायग्राम से आप पूर्ण रूप में राजनीतिक संस्कृति उपागम या राजनीतिक संस्कृति की अवधारणा को बड़ी आसानी से समझ सकते हैं। प्रिय विद्यार्थियों, अगर आप जिस रूप में मैं आपको समझाता हूँ वैसे समझ जाएं, मैं विश्वास से कह रहा हूँ आपको इधर उधर भटकने की आवश्यकता नहीं है, प्रत्यक्ष में प्रमाण की आवश्यकता नहीं है। आप हमारी किसी भी वीडियो को देखिएगा, तरीके से सुनिएगा, समझिएगा। मैं इतनी गंभीरता से प्रत्येक अवधारणा को, प्रत्येक विचारक को समझाता हूँ कि मेरे विद्यार्थियों को कहीं परेशानी आ ही नहीं सकती है। चलिए देखो भाई, तो सबसे पहले तो मैं आशा करता हूँ आप ये बात तो समझ गए होंगे कि राजनीतिक संस्कृति है क्या है। व्हाट डू यू मीन्स बाय पॉलिटिकल कल्चर, व्हाट इज़ पॉलिटिकल कल्चर। तो इसके लिए हमने अलग से वीडियो अपलोड कर दिया है। राजनीतिक संस्कृति क्या है, विद्वानों ने क्या परिभाषाएं दी हैं, राजनीतिक संस्कृति के क्या लक्षण हैं, राजनीतिक संस्कृति के नियामक, इन सब के बारे में हमने वीडियो अपलोड कर दी है। आप हमारी प्लेलिस्ट में देखिएगा। तो चूँकि हम राजनीतिक संस्कृति के उपागम को समझ रहे हैं, इस अवधारणा को समझ रहे हैं, तो ये अर्थ, परिभाषा, नियामक, परिवर्तन, आयाम, आधार, लक्षण ये एक दूसरे से कटे हुए नहीं हैं। नहीं भाई, ये सब मैंने जो डायग्राम बनाया है मेरे प्यारे विद्यार्थी, ये सब इसी से निकलेंगे। यहाँ मैंने ये डायग्राम इसलिए बनाया है कि समग्र रूप में आप राजनीतिक संस्कृति की अवधारणा को समझें, और फिर चाहे यूपीएससी एग्जाम में हैं, यूजीसी नेट एग्जाम में, कॉलेज लेक्चर, स्कूल लेक्चरर एग्जाम में, या राजनीति विज्ञान से संबंधित किसी भी प्रतियोगिता परीक्षा में राजनीतिक संस्कृति की अवधारणा है सिलेबस में। भाई आप इस तरीके समझिएगा, आपका कोई प्रश्न गलत नहीं हो सकेगा। कैसा भी प्रश्न बनाएं
समझ रहे हैं या नहीं मैं क्या कह रहा हूँ? किसी भी तरीके का प्रश्न बनाइए, ये डायग्राम समझ जाओ, सब बातें क्लियर है। अब यहाँ ये डायग्राम मैंने किस रूप में बनाया? इस रूप में बनाया है कि भी राजनीतिक संस्कृति क्या चीज है। मैं कोई परिभाषा नहीं दे रहा हूं यहाँ, मैं तो इस रूप में समझाऊंगा ये, जिससे कि हम ये दोनों बातें समझ जाएं। और ये दोनों बातें नहीं बल्कि समग्र रूप में पूरी अवधारणा को समझ जाएं। पूरी अवधारणा मतलब राजनीतिक संस्कृति की अवधारणा या उपागम को, कॉन्सेप्ट अप्रोच, कॉन्सेप्ट अवधारणा अप्रोच उपागम। ठीक है, अब देखो यहाँ मैंने लिखा है जनता जनता, यहाँ सरकार, राजनीति, राजनीतिक व्यवस्था, पॉलिटिकल सिस्टम, यहाँ पॉलिटिकल कल्चर, राजनीतिक संस्कृति। क्या मतलब हुआ इसका? भाई इसका मतलब ये है क्या कि मैंने फिर यहाँ दूसरे नंबर पर नोट किया विचार, आस्थाएं, धारणाएं, अभिव्यक्तियां, भावनाएं, मूल्य, रूख, मनोवृत्तियां। ये डायग्राम मैंने आपके लिए स्वयं ने तैयार किया है, ये ध्यान रखना है। इधर मैंने दिखाया राजनीतिक संस्कृति। भाई इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि वास्तविक रूप में, एक मिनट, इसका मतलब यह है कि वास्तविक रूप में राजनीति के बारे में, क्या राजनीति के बारे में जनता के क्या विचार हैं, क्या भावनाएं हैं, क्या आस्थाएं हैं, क्या धारणाएं, क्या अभिवृत्तियां हैं, क्या मूल्य हैं, क्या रोक हैं, क्या मनोवृत्तियां हैं, यही राजनीतिक संस्कृति कहलाते हैं। मतलब राजनीति के बारे में, सरकार के बारे में, राजनीतिक व्यवस्था के बारे में जनता के क्या विचार हैं, इसलिए मैंने यहाँ नोट किया है जनता, विचार, आस्थाएं, धारणाएं, अभिवृत्तियां, भावनाएं, मनोवृत्तियां, रूप, मूल्य प्लस राजनीति बराबर राजनीतिक संस्कृति। मतलब राजनीति के बारे में जनता के जो विचार होते हैं, आस्थाएं होते हैं, विश्वास होते हैं, वही राजनीतिक संस्कृति कहलाते हैं। कैसे भाई? आज हम भारत की राजनीति के बारे में जनता के विचार क्या हैं, मैं एक उदाहरण दे रहा हूँ। यहाँ जनसाधारण ये कहता है कि राजनीति अपराधियों की अंतिम शरणस्थली है। ये एक विचार हो गया। तो इसी से राजनीतिक संस्कृति निर्मित होती है। इसका मतलब राजनीति के बारे में जनता के विचार अच्छे नहीं हैं, नकारात्मक विचार हैं। अच्छा, ब्रिटेन जैसे देश में हम देखते हैं कि वहाँ राजनीति को अपराधियों की अंतिम शरणस्थली नहीं माना जाता है, बल्कि राजनीति को देश सेवा का माध्यम माना जाता है। ठीक है, तो वहाँ राजनीति के बारे में सकारात्मक विचार हैं, नकारात्मक विचार हो गए, सकारात्मक विचार हो गए। अब यहाँ मैं एक विचार दे रहा हूँ, मैं स्वयं मेरा विचार दे रहा हूँ कि मैं हमेशा मेरे विद्यार्थियों को, जब मैं स्नातकोत्तर स्तर के विद्यार्थियों को राजनीति विज्ञान पढ़ा रहा होता हूँ, उस समय विशेष इनको ये बात मैं कंठस्थ करा देता हूँ, क्या कि राजनीति क्या राजनीति अति प्रशंसा की पात्र है। राजनीति अपराधियों की अंतिम शरणस्थली नहीं है। राजनीति बुद्धिमान लोगों की अंतिम शरणस्थली होनी चाहिए, होनी चाहिए। मतलब हम हमारी राजनीतिक संस्कृति को राजनीतिक समाजीकरण के माध्यम से बदल सकते हैं। तो हम तो राजनीति विज्ञान के शिक्षक ठहरे, क्या हम भी विद्यार्थियों की बात रटाएंगे कि राजनीति अपराधियों की अंतिम शरणस्थली? जैसा मैं देखता हूँ ज़्यादातर किताबों के अंतर्गत इसका उल्लेख किया जाता है। नहीं, राजनीति बुद्धिमान लोगों की अंतिम शरणस्थली होनी चाहिए। लगातार इस तरह के विचार हम देते रहेंगे, लगातार विद्यार्थियों की बात सिखाते रहेंगे, तो फिर बताइए मुझे, जब हम ये चीज़ सिखा रहे हैं, राजनीतिक समाजीकरण ऐसा हो रहा है। राजनीतिक समाजीकरण क्या है, इसके लिए मैंने अलग से वीडियो अपलोड कर दिया है, आप हमारे प्ले लिस्ट में देखिएगा। जब राजनीतिक समाजीकरण ठीक तरीके से किया जा रहा है, तो राजनीतिक संस्कृति का निर्माण तो राजनीतिक समाजीकरण से तो हुआ करता है मेरे भाई। इसलिए राजनीतिक संस्कृति जैसा वहाँ का राजनीतिक समाजीकरण होता है, उसी के अनुरूप राजनीतिक संस्कृति बन जाया करती है। तो क्या मतलब हुआ? राजनीति के बारे में, सरकार के बारे में
राजनीतिक व्यवस्था के बारे में जनता के जो विचार होते हैं, जो आस्थाएं विश्वास होते हैं, वो ही राजनीतिक संस्कृति कहलाता है। यस, क्लियर। अच्छा, अब यहाँ जो हम परिवर्त्य और आयाम लेंगे, ये दोनों ही बातें इस डायग्राम से आसानी से समझी जा सकती है। देखिएगा, यहाँ मैंने प्लस का निशान इसलिए दिया है कि विचार मतलब राजनीति के साथ में जनता के जो विचार जुड़ जाते हैं उसके अनुरूप बराबर राजनीतिक संस्कृति बन जाती है। यस, पार्ट नंबर 1 राजनीतिक संस्कृति के परिवर्त्य है, राजनीतिक संस्कृति के परिवर्त्य। अब ध्यान दें भाई, पिछली वीडियो में हमने आपको समझाया था कि राजनीतिक संस्कृति के 3 नियामक होते हैं, और नियामक का मतलब क्या होता है? राजनीतिक संस्कृति का निर्माण करने वाले तत्व नियामक कहलाते हैं। और राजनीतिक संस्कृति के 3 नियामक मैंने आपको समझाए थे पिछली वीडियो में। क्या क्या? व्यक्तिपरक हित, व्यक्तिपरक हित, व्यक्ति के हित, व्यक्तिपरक हित, सहभागिता और राजनीतिक विश्वास। ये राजनीतिक संस्कृति के 3 नियामक है। नियामक का मतलब क्या है? राजनीतिक संस्कृति का निर्माण करने वाले जो तत्व होते हैं वो राजनीतिक संस्कृति के नियामक कहलाते हैं। अब ये जो राजनीतिक संस्कृति के 3 नियामक हैं, 3 नियामक कौन कौन से? आप पिछली वीडियो देखिएगा हमारे प्लेलिस्ट में। व्यक्तिपरक हित एक नियामक, दूसरा सहभागिता, तीसरा राजनीतिक विश्वास आस्थाएं। ठीक है, अब जो ये 3 नियामक हैं भाई, वास्तव में इन नियामकों को ही जो तथ्य प्रभावित करते हैं, जो तथ्य प्रभावित करते हैं वो तथ्य ही राजनीतिक संस्कृति के परिवर्त्य कहलाते हैं। यस, इसलिए राजनीतिक संस्कृति के परिवर्त्य और नियामक ये एक दूसरे से अलग नहीं हैं, बल्कि परिवर्त्यों को वास्तविक रूप में नियामकों के साथ लेते हुए समझा जाएगा। यहाँ इसी ही लिए राजनीतिक संस्कृति के 3 ही परिवर्त्य बतलाए गए हैं और राजनीतिक संस्कृति के 3 ही नियामक बतलाए गए हैं। इनको हम वास्तविक रूप में तीनों नियामकों को 3 परिवर्त्यों से जोड़ते हुए चलेंगे। कैसे? जैसे ज्ञानात्मक अभिमुखीकरण है, ये व्यक्तिपरक हित का जो नियामक है इसके अनुरूप होगा। दूसरा है भावात्मक अभिमुखीकरण, ये है राजनीतिक संस्कृति का जो दूसरा नियामक है। मैंने अलग से वीडियो अपलोड कर दिया है इसलिए यहाँ पर नोट नहीं किया है। दूसरा नियामक है सहभागिता, तो यहाँ भावात्मक अभिमुखीकरण है सहभागिता के अनुरूप बनेगा। और तीसरा जो परिवर्त्य है वो है मूल्यांकनात्मक अभिमुखीकरण। भाई ये वास्तविक रूप में राजनीतिक विश्वास और आस्था नामक जो राजनीतिक संस्कृति का तीसरा नियामक है उसके आधार पर यह मूल्यांकनात्मक अभिमुखीकरण बनता है। अभिमुखीकरण का मतलब होता है राजनीति के प्रति व्यक्ति की क्या सोच है, क्या मनोवृत्ति है, क्या मूल्य है, वह राजनीति में सक्रिय रूप में भाग लेता है या उदासीन रूप में भाग लेता है। इस तरह की जो क्रियाएं होती हैं वही अभिमुखीकरण कहलाता है। यस, अब एक एक को लेते हैं हम। 3 परिवर्तन हो गए। पहला ज्ञानात्मक अभिमुखीकरण। देखिएगा भाई, वास्तव में ज्ञानात्मक अभिमुखीकरण या परिवर्त्य का जो निर्माण होता है वह वास्तविक रूप में व्यक्तिपरक हित के आधार पर होता है। क्या? व्यक्तिपरक हित के आधार पर होता है। कैसे होगा व्यक्तिपरक हित के आधार पर? यहाँ वास्तविक रूप में व्यक्ति राजनीतिक घटनाओं क्रियाओं पर कितना और किस प्रकार का ज्ञान रखता है। मतलब यहाँ वास्तविक रूप में व्यक्ति अपने हित की बात करता है या पूरे देश के हित की बात करता है। इसी के साथ में किसी भी देश के अंतर्गत जो जनसाधारण होता है, जो जनता होती है, वास्तविक रूप में वह जो राजनीतिक घटनाएं होती हैं, जो राजनीतिक क्रियाएं होती हैं, जो राजनीतिक मुद्दे होते हैं, उनके ऊपर कितना ज्ञान रखता है, कितनी सूचनाओं का ज्ञान रखता है, कितनी जानकारी रखता है और किस प्रकार का ज्ञान रखता है। यहाँ ये भी बात ध्यान देने की है। वास्तविक रूप में वह जो ज्ञान रखता है वह
संपूर्ण राष्ट्र के हित की बात को ध्यान में रखते हुए सूचनाओं को एकत्रित करता है, या केवल अपने स्वार्थ के बारे में या अपने हित को ध्यान में रखते हुए ज्ञान एकत्रित करता है। इसके आधार पर ज्ञानात्मक अभिमुखीकरण तैयार होता है। मतलब राजनीतिक संस्कृति का जो ये पहला परिवर्तन है ज्ञानात्मक अभिमुखीकरण, वह राजनीतिक संस्कृति के पहले नियामक जो व्यक्तिपरक हित होता है, पूरा नोट कीजिएगा, व्यक्तिपरक हित पहला नियामक है। व्यक्तिपरक हित के आधार पर ज्ञानात्मक अभिमुखीकरण बनता है। ठीक है, परिवर्तन फिर कह रहा हूँ, परिवर्तन का मतलब होता है राजनीतिक संस्कृति को निर्मित करते समय या राजनीतिक संस्कृति का जब निर्माण होता है तो राजनीतिक संस्कृति के निर्माण को वास्तविक रूप में जिन नियामकों के द्वारा प्रभावित किया जाता है वो ही नियामक वास्तविक रूप में जब राजनीतिक संस्कृति को प्रभावित करते हैं तो परिवर्तन बन जाते हैं। मतलब राजनीतिक संस्कृति को निर्मित करने में जिन 3 नियामकों के द्वारा राजनीतिक संस्कृति प्रभावित होती है, 3 नियामकों के द्वारा राजनीतिक संस्कृति प्रभावित होती है, वही वास्तविक रूप में इसके परिवर्तन कहलाते हैं। मतलब वास्तविक रूप में जो राजनीतिक संस्कृति, फिर कह रहा हूं, जो राजनीतिक संस्कृति के 3 नियामक हैं, कौन कौन से? व्यक्तिपरक हित, सहभागिता और राजनीतिक विश्वास। इन तीनों नियामकों के द्वारा राजनीतिक संस्कृति का निर्धारण किया जाता है और वास्तव में यहाँ ये जो तीनों नियामक हैं, राजनीतिक संस्कृति को निर्धारित करने वाले जो तीनों तत्व हैं, वास्तव में इन तीनों तत्वों के द्वारा ही किसी न किसी रूप में राजनीतिक संस्कृति को प्रभावित किया जाता है और राजनीतिक संस्कृति को प्रभावित करते समय इन तीनों नियामक तत्वों के अनुरूप ही राजनीतिक संस्कृति के 3 परिवर्तन बन जाते हैं। तो पहला क्या होगा? ज्ञानात्मक अभिमुखीकरण। इस अभिमुखीकरण का निर्माण व्यक्तिपरक हित के आधार पर होता है। दूसरा भावात्मक अभिमुखीकरण, ध्यान दीजिएगा, भावात्मक अभिमुखीकरण यहाँ वास्तविक रूप में जो राजनीतिक संस्कृति का दूसरा नियामक है सहभागिता, वास्तव में भावात्मक अभिमुखीकरण का निर्माण व्यक्ति राजनीति में सक्रिय रूप में सहभागी हो रहा है या उदासीन रूप में सहभागी होता है, इसके आधार पर भावात्मक अभिमुखीकरण का निर्माण होता है। मतलब राजनीतिक संस्कृति के बारे में व्यक्ति का भावात्मक अभिमुखीकरण तैयार होता है। कैसे? यहाँ इस परिवर्तन में मतलब भावात्मक अभिमुखीकरण, नोट कीजिएगा, भावात्मक अभिमुखीकरण में उन भावनाओं, देखो क्या लिख रहा हूँ मैं यहाँ, उन भावनाओं से है जिनके कारण राजनीतिक गतिविधियों से लगाव या अलगाव, पसंद या नापसंद रखने लग जाता है। मतलब यहाँ भावात्मक अभिमुखीकरण में एक व्यक्ति राजनीति में सहभागी होगा या नहीं, सक्रिय रूप में राजनीतिक क्रियाओं में भाग लेगा या वह उनके प्रति उदासीन रहेगा। तो वास्तव में यहाँ राजनीतिक गतिविधियों से वो लगाव रखता है या उनसे दूर रहता है, राजनीतिक गतिविधियों को पसंद करता है या नापसंद करता है। इसी के साथ में शासक और शासितों के जो संबंध हैं वह वास्तविक रूप में किस प्रकार के हैं, यहाँ वास्तविक रूप में उसके आधार पर भी यहाँ वास्तविक रूप में भावात्मक अभिमुखीकरण का निर्माण होता है। मूल बात सिर्फ यही है इसके अंतर्गत कि वास्तव में यहाँ जो जनता होती है उस जनता की राजनीति में जो सहभागिता होती है, उस सहभागिता या फिर वह राजनीति से अलगाव रखता है, राजनीति में भाग नहीं लेता है। मतलब मुख्य बातें 2 ही आएंगी कि राजनीति में वह सक्रिय रूप में भाग लेगा या राजनीति के प्रति उदासीन होगा, या राजनीति के बारे में या राजनीतिक गतिविधियों के बारे में वह लगाव रखेगा या उनसे दूर रहेगा, राजनीतिक गतिविधियों को पसंद करेगा या नापसंद करेगा। तो वास्तव में यहाँ जो भावात्मक अभिमुखीकरण का निर्माण होता है वह राजनीतिक संस्कृति के दूसरा नियामक कौन सा है इसका? सहभागिता। सहभागिता, ये मैंने अलग से वीडियो अपलोड कर दिया, आप वहाँ देखेंगे, इसलिए मैंने यहाँ नोट किया नहीं किया है। तो सहभागिता के आधार पर भावात्मक अभिमुखीकरण का निर्माण होता है। और तीसरा है मूल्यांकनात्मक अभिमुखीकरण। ध्यान दीजिएगा, मूल्यांकनात्मक अभिमुखीकरण। अब देखिएगा मेरे भाई,
यहाँ वास्तविक रूप में जो राजनीतिक संस्कृति का तीसरा नियामक है, तीसरा नियामक क्या है, नोट कीजिएगा, राजनीतिक विश्वास और आस्थाएं, नोट कीजिएगा, राजनीतिक विश्वास और आस्थाएं। तो राजनीतिक संस्कृति का जो तीसरा नियामक है, राजनीतिक विश्वास और आस्थाएं, वास्तव में उन विश्वासों और आस्थाओं के अनुरूप व्यक्ति का मूल्यांकनात्मक अभिमुखीकरण तैयार होता है। कैसे? यहाँ वास्तविक रूप में जनता राजनीतिक प्रश्नों, समस्याओं और मुद्दों पर अपना मत या निर्णय करते समय व्यक्ति मूल्यों के मानदंड प्रयुक्त करता है। मतलब यहाँ वास्तविक रूप में व्यक्ति किसी भी राजनीतिक प्रश्न पर, समस्या पर अपना मत देते समय, अपना निर्णय लेते समय वास्तव में उसके स्वयं के अपने क्या मूल्य हैं, क्या करूँ मैं, उसके स्वयं के अपने क्या मूल्य हैं, इन मूल्यों से निर्धारित होता है। क्यों? क्योंकि राजनीतिक संस्कृति का जो तीसरा नियामक है वो क्या है, राजनीतिक विश्वास ही तो है। तो व्यक्ति के क्या विश्वास है, क्या आस्था है, वह किन मूल्यों को पसंद करता है। जैसे मैं उदाहरण दूं, मैंने यहाँ नोट किया है अहिंसा का मूल्य। भाई एक व्यक्ति का ये विचार है कि मैं किसी भी रूप में राजनीतिक समस्या का समाधान करूं, राजनीतिक प्रश्नों पर या मुद्दों पर किसी भी रूप में चर्चा करूं, वाद विवाद करूं, परंतु मैं हिंसा का प्रयोग किसी रूप में नहीं करूंगा। क्यों? क्योंकि मेरा मूल्य केवल अहिंसा है। मैं अहिंसा के आधार पर ही सभी गतिविधियां करूंगा, अहिंसा के आधार पर ही सभी निर्णयों को लेने के लिए सरकार को विवश करूंगा। मोहनदास करमचंद गांधी जी का जो राजनीतिक संस्कृति का परिवर्तन था वो क्या था, मूल्यांकनात्मक अभिमुखीकरण था। मतलब उनका वास्तविक रूप में जो राजनीति के बारे में विचार बना था वो किसके आधार पर बना था, मूल्य के आधार पर बना था। और उनका मूल्य क्या था, सत्य, अहिंसा, सत्याग्रह, अपरिग्रह हैं, ये मूल्य ही तो हैं। तो भाई वास्तव में जनता के क्या विचार हैं, विश्वास हैं, आस्थाएं हैं, इन विचारों आस्थाओं के अनुरूप ही वास्तविक रूप में व्यक्तियों के अपने स्वयं के मूल्य बनते हैं और इन मूल्यों के आधार पर ही मूल्यांकनात्मक अभिमुखीकरण तैयार होता है। ये हो गए राजनीतिक संस्कृति के 3 परिवर्तन। ये एग्जाम में निश्चित रूप में पूछे जाते हैं, आपसे गलती नहीं होनी चाहिए। कैसे प्रश्न पूछेंगे, राजनीतिक संस्कृति का निम्न में से कौन सा परिवर्तन है, या तो ऐसे पूछेंगे, या राजनीतिक संस्कृति का निम्न में से कौन सा परिवर्तन नहीं है। मतलब परिवर्तन है, नहीं है, किसी भी रूप पूछा जा सकता है। इसी प्रकार से राजनीतिक संस्कृति के 3 नियामक है, व्यक्तिपरक हित, सहभागिता, राजनीतिक विश्वास, आस्थाएं है। आपसे पूछा जा सकता है राजनीतिक संस्कृति कितने नियामक होते हैं, कितने परिवर्तन होते हैं, 3 हैं। इसके बाद में आपसे पूछा जा सकता है राजनीतिक संस्कृति का निम्न में से कौन सा नियामक है, या राजनीतिक संस्कृति का निम्न में से कौन सा नियामक नहीं है। कैसे भी प्रश्न पूछा जा सकता है। इसलिए मैं यहाँ औपचारिकता नहीं निभा रहा हूँ, मैं तो विशेषकर चाहे कोई भी अवधारणा क्यों ना हो, कोई उपागम हो, कोई भी सिद्धांत हो, कोई भी विचारक क्यों ना हो, इन सब बातों को ठीक से समझाऊंगा। अब प्रश्न चाहे आप मेरी एक वीडियो के ऊपर 50 प्रश्न बनाइएगा, 50 प्रश्न बन जाएंगे, कोई दिक्कत नहीं होगी आपको। ठीक है भाई, समझ में आ गए तीनों परिवर्तन। इधर आइए, राजनीतिक संस्कृति के आयाम। यस, राजनीतिक संस्कृति के आयाम। अब देखो भाई, वास्तव में राजनीतिक संस्कृति के जो आयाम हैं, उन आयामों का जो निर्धारण होता है वह राजनीतिक संस्कृति के 3 नियामक और 3 परिवर्तनों के आधार पर होता है। 3 नियामक और परिवर्तनों के आधार पर होता है। इसी आधार पर वास्तविक रूप में एक विद्वान है आमंड और वर्बा। आमंड और वर्बा ने राजनीतिक संस्कृति के 4 आयामों की बात की है। 4 आयाम निश्चित बताइए, 4 आयाम किसने, आमंड और वर्बा। नोट कीजिएगा, आमंड और वर्बा ने राजनीतिक संस्कृति के 4 आयाम बताए हैं। ठीक है। हाँ, एक विद्वान और हैं एलन बाल। एलन बाल ने राजनीतिक संस्कृति के 2 आयाम बतलाए हैं। 2 आयाम क्या क्या बतलाए हैं यहाँ इन्होंने बतलाया है कि राजनीतिक संस्थाओं के बारे में लोगों के क्या विचार हैं। दूसरा, राजनीतिक निर्णय निर्माण की प्रक्रिया में जनता सहभागी हो रही है या नहीं, मतलब राजनीतिक निर्णय निर्माण की प्रक्रिया में सहभागिता के बारे में जनता के क्या विचार हैं। यहाँ इन्होंने 2 आयाम बताए, मगर आमंड और वर्बा का कहना है कि राजनीतिक संस्कृति के इन 2 आयामों से राजनीतिक संस्कृति ठीक से नहीं समझा जा सकता। इसलिए आमंड और वर्बा ने राजनीतिक संस्कृति के 4 आयामों की चर्चा की है। इन 4 आयामों से ठीक से राजनीतिक संस्कृति को समझा
जा सकता है। अब यहाँ राजनीतिक संस्कृति जो 3 नियामक और 3 परिवर्तन हैं, आप इस डायग्राम से इनको ठीक समझ सकते हैं। इसी बात को ध्यान में रखते हुए राजनीतिक संस्कृति के चारों आयाम, इन चारों आयामों को भी आप इस डायग्राम से आसानी से समझ सकते हैं। कैसे, मैं समझाऊंगा। अब देखो, जैसे यहाँ आया है ज्ञानात्मक अभिमुखीकरण, मतलब राजनीति के बारे में जनता कितना जानकारी रखती है, तो इसी में तो आ गया ही। कहाँ आ जाएगा, यहाँ ये इधर आ जाएगा धारणाओं के ऊपर। दूसरा है भावात्मक अभिमुखीकरण, यहाँ मैंने भावना दे दिया क्या कि जनता राजनीति के बारे में वास्तविक रूप में किस तरह की भावना रखती है, वो राजनीति को पसंद करती है, नापसंद करती है, लगाव रखती है, अलगाव रखती है, मतलब सक्रिय रूप में भाग ले रहे हैं या उदासीन रहते हैं। और तीसरा है मूल्यांकनात्मक अभिमुखीकरण, यहाँ मैंने ये लिख दिया, यहाँ मूल्य कि वास्तविक रूप में यहाँ राजनीतिक संस्कृति का जो निर्माण होता है वह व्यक्ति के मूल्य के आधार पर होता है कि उसकी स्वयं की मूल्य व्यवस्था क्या है, वह किन मूल्यों को पसंद करता है, किन मूल्यों को नापसंद करता है। यस, पहला आयाम है राष्ट्रीय अभिज्ञान या तादात्म्य या एकात्म्य, कैसे भी लिखा जा सकता है इसको, राष्ट्रीय अभिज्ञान या तादात्म्य या एकात्म्य। इसका मतलब क्या है कि वास्तव में जो राजनीतिक संस्कृति का पहला आधार है, बहुत महत्वपूर्ण है, राष्ट्रीय अभिज्ञान। राष्ट्रीय अभिज्ञान का मतलब होता है, अभिज्ञान मतलब पहचान, या तादात्म्य संबंध, या एकात्म्य एकता। इसका मतलब ये है कि किसी भी देश की राजनीतिक संस्कृति का आप अध्ययन करेंगे तो उसका पहला आयाम देखें कि वहाँ राष्ट्रीय अभिज्ञान के बारे में जनता के क्या विचार हैं, जनता के क्या विचार हैं। अरे जनता के राजनीति के बारे में विचार ही तो राजनीतिक संस्कृति है। क्या विचार है कि किसी भी देश की जनता वास्तव में पूरे देश की संपूर्ण राजनीतिक व्यवस्था के प्रति निष्ठा रखती है, या फिर क्षेत्रीय, धार्मिक या अपने कबीले विशेष के प्रति जनता निष्ठा रखती है। मतलब जनता की निष्ठा का केंद्र क्या है, राष्ट्रीय है या क्षेत्रीय है या धार्मिक है या अपने कबीले के प्रति निष्ठा है, कबीले के प्रति निष्ठा है। अभी धीरे धीरे वैसे कबीले समाप्त होते जा रहे हैं, लेकिन फिर भी कबीले का मतलब ये है कि जो परंपरागत समाज व्यवस्था के संगठन होते हैं उनकी तरफ संकेत किया गया है। भाई अब वास्तव में जैसे मैं भारत का उदाहरण दूं, भाई अगर मुझसे कोई पूछे कि आप राजस्थानी हैं, गुजराती हैं या भारतीय हैं, तो मेरा क्या जवाब होना चाहिए। मैं ये कहूँ कि मैं राजस्थानी हूँ, इसका मतलब मेरा राष्ट्रीय अभिज्ञान क्या हो गया, फिर क्षेत्रीय हो गया, राष्ट्रीय नहीं है। और मैं ये कहूँ कि मैं भारतीय हूँ, मैं भारतीय हूँ, मुझसे कोई पूछे आप राजस्थानी भारतीय, हम राजस्थान के रहने वाले हैं, तो मैं क्या कहूँ कि मैं भारतीय हूँ। यस, ये राष्ट्रीय अभिज्ञान है, संपूर्ण राष्ट्र के प्रति मैं समर्पित हूँ। मेरी निष्ठा का केंद्र मेरा राष्ट्र है, मेरा देश है, मेरा देश है, इंडियन, भारतीय। मेरी निष्ठा का केंद्र कि मैं भारतीय हूँ, मैं राजस्थानी बाद में हूँ। इसी तरीके से मुझसे पूछा जाए आप हिंदू हैं या मुसलमान या भारतीय, फिर मैं कहूँ कि मैं हिंदू हूँ, इसका मतलब क्या हो गया, यहाँ आ जाऊँगा मैं, मेरी निष्ठा का केंद्र धार्मिकता है। और मैं कहूँ कि नहीं, मैं ना हिंदू हूँ ना मुसलमान हूँ, मैं तो भारतीय हूँ। मैं कौन हूँ, मैं तो भारतीय हूँ। इस तरह के विचार जब आते हैं व्यक्ति में तो राष्ट्रीय अभिज्ञान कहलाता है। तो क्या भारत के अंतर्गत हम देखते हैं इस तरह का राष्ट्रीय अभिज्ञान है जनता में। भाई यहाँ थोड़ा खेद प्रकट करूँगा मैं कि अभी हमारे यहाँ क्षेत्रीय, धार्मिक और कबीले की प्रति निष्ठा का केंद्र बना हुआ है। मैं ये कहूँगा कि इन सभी की निष्ठा का केंद्र यहाँ हो जाना चाहिए राष्ट्रीय। किसी भी रूप में पूछा जाए, हमारा सबसे पहले जवाब हो कि हम भारतीय हैं। हम राजस्थानी बाद में हैं, हिंदू बाद में हैं, हम पहले भारतीय हैं। हम मुसलमान बाद में हैं, हम सिख ईसाई बाद में हैं, हम बंगाली, गुजराती, राजस्थानी, पंजाबी बाद में, पहले हम भारतीय हैं। ये होता है राष्ट्रीय अभिज्ञान। तो किसी भी देश की राजनीतिक संस्कृति को समझना हो तो उसका पहला आयाम देखिएगा कि वहाँ व्यक्ति की निष्ठा का केंद्र क्या है मेरे भाई, राष्ट्रीय है या क्षेत्रीय है या धार्मिक है या कबीला है। आज हम देखते हैं हमारे भारत के अंतर्गत अक्सर जब ये बात आती है सामने, कुछ लोग कह देते हैं, मैं यहाँ निष्पक्ष रूप में बता रहा हूँ कि जब मैं भारत में रह रहा हूँ, भारत का
ऋण मेरे सर पर है, मेरी धरती माँ का कर्जा मेरे सर पर है, तो फिर यहाँ रहते हुए क्या मुझे दूसरे देश की जयकार लगानी चाहिए? और अपने देश के बारे में कहूँ मैं मेरे मुख से शब्द नहीं बोल सकता। हम अपने राष्ट्र के बारे में ऐसे शब्द बोलें नहीं, नकारात्मक विचार नहीं होने चाहिए। मैं क्या कह रहा हूँ, हम राजस्थानी, गुजराती, बंगाली, पंजाबी बाद में हैं, हम हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई बाद में। पहले तो हम केवल भारतीय हैं। केवल क्या है? भारतीय। यस, यही राष्ट्रीय अभिज्ञान है। दूसरा, बहुत लंबी बात हो जाती है, मैं भावुक भी हो जाता हूँ कभी कभी, मेरी बातों पर थोड़ा ध्यान दें। दूसरा क्या है? साथी नागरिकों से एकमेवता। अब नोट कीजिएगा यहाँ, साथी नागरिकों से एकमेवता। यहाँ वास्तविक रूप में जो जनता होती है, उस जनता के जो विचार होते हैं, वास्तविक रूप में अपने जो साथी होते हैं उन साथियों से मधुर संबंध होते हैं या फिर उनके साथ अंतर्निहित विरोध रहता है। आप भारत में देखिएगा अंतर्निहित विरोध रहता है। इसी के साथ में शासक और शासितों में मूल्यों को लेकर के कहीं मतभेद तो नहीं है, या जनसाधारण मतलब शासक और शासित, शासित जनसाधारण, शासक सरकार, जनता और सरकार के मूल्यों में एकमतता है। यस, यदि एकमतता है शासक और शासित के मूल्यों में, मधुर संबंध है। इसी के साथ में जनता में भी आपस में मधुर संबंध है, कोई अंतर्विरोध नहीं है, किसी भी रूप में क्षेत्रीयता, धार्मिकता को लेकर के कोई विवाद नहीं है, कोई फसाद नहीं है, कोई मतभेद नहीं है। यस, वो कहलाता है साथी नागरिकों से एकमेवता। हमारे भारत में क्या ऐसा साथी नागरिकों से एकमेवता है? नहीं। मैंने अभी उदाहरण दिया था कि कुछ लोग जब भारत के बारे में ये कह देते हैं कि फला देश जिंदाबाद, और भारत, मैं मेरे मुख से नहीं बोलूँगा, मैं तो ये बोलूँगा मेरा भारत जिंदाबाद, मेरा भारत महान है, मेरा भारत महान है, मैं तो यही बोलूँगा। लेकिन दूसरा जो शब्द प्रयोग किया जाता है मेरे भारत के लिए, हमारे भारत के लिए, वो गलत है मेरे भाई, गलत है। ठीक है, तो साथ ही नागरिकों से एकमेवता का मतलब यही होता है। ठीक है। दूसरा, शासन निर्गतों के बारे में आस्था। यस, बहुत महत्वपूर्ण बात है। शासन निर्गत, निर्गत का मतलब जानते हैं आप, है ना? डेविड स्टर्न का जो मैंने इनपुट आउटपुट मॉडल आपको समझाया था ना, आप हमारी प्लेलिस्ट में देख सकते हैं। मैंने पहले इसलिए अपलोड कर दी सारी बातें। मैं मेरा जो राजनीतिक ज्ञान सिलेबस इस रूप में अपलोड कर रहा हूँ प्रतिदिन की, मेरे विद्यार्थियों को कोई समस्या नहीं। जो कठिन बातें थी मैंने पहले इसीलिए वो वीडियो पहले अपलोड कर दी हैं, जिससे मेरे विद्यार्थियों को दिक्कत नहीं आए। आप हमारे प्लेलिस्ट में डेविड स्टर्न का इनपुट आउटपुट मॉडल देखिएगा, वहाँ पर आपको ये बातें मिलेंगी। क्या? इनपुट आउटपुट मतलब आगत निर्गत, आगत निर्गत है, निवेश निकास, कुछ भी कहिएगा। निर्गतों के बारे में आस्थाएं, मतलब भाई इसका मतलब ये है कि वास्तविक रूप में किसी भी देश की जनता, क्या कह रहा हूँ मैं, भारत, पाकिस्तान, ब्रिटेन, अमेरिका, चीन, जापान, स्विट्जरलैंड, किसी भी देश के अंतर्गत वहाँ की जनता भाई सरकार के बारे में, सरकार के बारे में किस प्रकार के विचार बनाते हैं, किस प्रकार के विचार रखते हैं। यस, सरकार मतलब व्यवस्थापिका, कार्यपालिका, न्यायपालिका के बारे में वास्तव में जनता के क्या विचार हैं। क्या जनता के ये विचार हैं कि हमारी सरकार हमारी मांगों के अनुरूप नीतियाँ नहीं बना रही है, या ये विचार है कि हमारी सरकार बहुत अच्छी है, हमारी जो मांगे हैं उन मांगों का हमारी सरकार स्वीकार कर रही है, हमारी सरकार जनहित में कार्य कर रही है, हमारी सरकार हमेशा हमारे हित में कार्य करती है, हमारी सरकार श्रेष्ठ है, हमारी सरकार ईमानदार है, हमारे नेता ईमानदार हैं, हमारे नेता देशभक्त हैं, हमारे नेता देश सेवक हैं, हमारे नेता जन सेवक हैं। भाई ऐसे विचार जब आते हैं, वास्तव में शासन निर्गतों के बारे में जो उनकी आस्थाएं हैं वो श्रेष्ठ हैं, सकारात्मक हैं। यस, और कहीं ऐसा तो नहीं है जनता
कि ऐसे विचार बन गए हों कि हमारी सरकार भ्रष्ट है, हमारे नेता भ्रष्ट हैं, हमारे नेता भी देशभक्त नहीं हैं, हमारे नेता घोटालेबाज हैं, हमारी राजनीति अपराधियों की अंतिम शरणस्थली है, हमारी व्यवस्थापिका भी ठीक से कानून नहीं बनाती, हमारी व्यवस्थापिका हमारी मांगों को पूरा नहीं करती है, कार्यपालिका भी तानाशाही का व्यवहार करती है, न्यायपालिका भी निष्पक्ष रूप में कानून का उल्लंघन करने वालों को दंड नहीं देती है। यस, ऐसे विचार बनते हैं तो क्या कहलाते हैं? नकारात्मक विचार। यस, तो वास्तव में शासन निर्गतों के बारे में जनता की क्या आस्थाएं हैं, क्या विश्वास है, क्या विचार हैं? वास्तव में सरकार के बारे में किस प्रकार के विचार बनाता है? कौन? व्यक्ति विशेष। व्यक्ति से परिवार, राष्ट्रीय शब्दों में कहूँगा मैं, व्यक्ति से परिवार, परिवार से गांव, गांव से राज्य, राज्यों से विश्व बनता है। और है ही क्या? तो एक व्यक्ति सरकार के बारे में कैसे विचार रखता है, इसी से तो राजनीतिक संस्कृति बनेगी। यस, शासन निर्गतों के बारे में क्या आस्थाएं हैं, क्या विश्वास है, समझ गए ना। चौथा है निर्णयकारिता के बारे में आस्थाएं। क्या? निर्णयकारिता के बारे में आस्थाएं। इसका क्या मतलब है भाई? बात वही आएगी कि भाई राजनीति के बारे में जनता के क्या विचार है, बस इसी के रूप में आयाम बन जाते हो। रहे ही क्या इसमें? अगर आप बहुत गंभीरता से जाएं तो एक ही तो बात आ रही है कि जनता के सरकार राजनीति के बारे में, राज्य व्यवस्था के बारे में क्या विचार है। सारी बातें दोहरा देंगे आप। विचार, आस्थाएं, धारणाएं हैं, अभिवृत्तियाँ, भावनाएं, अनुवर्तियाँ, मूल्य, रूख, रवैया, रुझान, कितनी बातें हैं, क्या है। तो इसका मतलब क्या है? वास्तविक रूप में जब किसी देश के अंतर्गत जनता के ये विचार होते हैं कि भी हमारे यहाँ तो सरकार के द्वारा जो निर्माण, मतलब नीति निर्णय या निर्णय निर्माण की जो प्रक्रिया है, या सरकार के द्वारा जो कानून बनाए जाते हैं, भाई हम उस निर्णय निर्माण की प्रक्रिया में भाग लेते हैं, मतलब जनता के ऐसे विचार बन जाते हैं। तो ऐसे विचार तो लोकतांत्रिक शासन व्यवस्था में बनेंगे। तानाशाही शासन व्यवस्था में, स्वेच्छाचारी शासन व्यवस्था में, सर्वाधिकारवादी शासन व्यवस्था में तो हो ही नहीं सकता ऐसा। सर्वाधिकारवादी शासन व्यवस्था जैसे चीन है, तो चीन के अंतर्गत ठीक है, वहाँ कहने के लिए चुनाव होते हैं, व्यवस्थापिका का जो गठन किया जाता है चुनाव के माध्यम से किया जाता है। लेकिन लोकतंत्र की पहली शर्त होती है 2 विकल्प होने चाहिए, जबकि चीन में तो एक ही साम्यवादी दल, एक दलीय व्यवस्था है, वहाँ जनता के सामने कोई विकल्प नहीं है। तो एक दल है, वो नापसंद है तो भी उसे अपना मत देना पड़ेगा, मतलब किसी भी रूप में साम्यवादी विचारधारा का वहाँ विरोध किया ही नहीं जा सकता है। विरोध कर दिया जाता है तो वहाँ पर गोलियों से भून दिया जाता है इसको। यस, तो इसका मतलब सिर्फ इतना होगा कि जनता निर्णय प्रक्रिया का भाग है, यह विश्वास हो तो राजनीतिक व्यवस्था वैध बनी रहती है। मतलब जनता का वास्तविक रूप में क्या ये विश्वास है कि निर्णय निर्माण की प्रक्रिया में भाग लेते हैं, या जनता का ये विचार है कि उन्हें निर्णय निर्माण की प्रक्रिया में किसी रूप में भाग नहीं लेने दिया जाता है। तो बातें, एक तरफ तो जनता की विचार होनी चाहिए कि सरकार का निर्माण भी हम स्वयं कर रहे हैं, सरकार का निर्माण हम स्वयं कर रहे हैं, और इसके बाद में सरकार के द्वारा जब कोई भी कानून बनाए जाते हैं तो उनमें भी हमारी सहभागिता होती है। गलत रूप में कानून बनाए जाते हैं तो हमारे द्वारा उनका विरोध किया जाता है। क्यों? क्योंकि हम प्रतिनिधि चुन करके भेजते हैं, और प्रतिनिधियों को हमेशा वास्तविक रूप में जनता के प्रति उत्तरदायित्व निभाना होता है। क्योंकि 5 वर्ष बाद में, 4 वर्ष बाद में सब देश में अलग अलग कार्यकाल होता है, जनता के सामने आना पड़ता है, जनता के सामने आना पड़ता है, तो सीधा उत्तरदायित्व जनता के प्रति होता है। यस, तो जनता को जवाब देना पड़ेगा। तो किसी भी देश में वास्तविक रूप में जब जनता के विचार बन जाते हैं कि भाई हम तो जो है निर्माण प्रक्रिया में भाग लेते हैं, तो राजनीतिक व्यवस्था वैध बन जाती है। और जब किसी देश की जनता में ऐसे विचार बन जाते हैं कि हमें तो राजनीतिक व्यवस्था में किसी रूप भाग नहीं लेने दिया जा रहा है, तो वह राजनीतिक व्यवस्था अवैध बन जाती है। वो वैध होती ही नहीं है। अब देखो भाई, यहाँ निर्णयकारिता के बारे में आस्थाएं, इसका मतलब निर्णय निर्माण की प्रक्रिया में वह भाग लेता है, ऐसा विश्वास होता नहीं। तो भाग लेने का मतलब यहाँ देखो ध्यान रखना है, लोकतांत्रिक शासन व्यवस्था में तो ठीक है भाग लिया जाता है, नो डाउट, लेकिन सर्वाधिकारी शासन व्यवस्था में तो भाग तो लिया जाता है, जनता भाग तो लेती है निर्माण की प्रक्रिया में। मतलब वहाँ अपने प्रतिनिधि चुनकर तो भेजती है ना, चीन में भेजती है ना, परंतु भाई वो वास्तविक रूप में सहभागिता नहीं है। क्यों? क्योंकि 2 विकल्प तो होने ही चाहिए। लोकतंत्र की पहले शर्त यही है कि जनता के सामने 2 विकल्प तो हों, जिसमें से एक को पसंद कर दूसरे को नापसंद कर दे। परंतु वहाँ तो 1 पार्टी सिस्टम है, एक दलीय व्यवस्था है, साम्यवादी दल, उसको नापसंद होते हुए भी अपना मत देना पड़ता है। तो यहाँ इसका मतलब ये होगा
कि वास्तविक रूप में जो सरकार के द्वारा कानून बनाए जाते हैं या जो सरकार का गठन होता है उसके बारे में जनता क्या विचार, मतलब जनता के ये विचार हैं कि भी सरकार का निर्माण भी हम कर रहे हैं और जो कानून बनाए जा रहे हैं उनमें भी हम किसी न किसी रूप में सहभागी हो रहे हैं। एक तरफ तो ये विचार बनते, दूसरी तरफ ये कि ना तो हम सरकार का गठन करने में भाग ले पा रहे हैं और ना ही उनके द्वारा जो नीतियाँ बनाई जाती हैं उनमें प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष किसी भी रूप में हमारा कोई भूमिका नहीं होती है। ऐसे विचार भी बन सकते हैं। तो यह भी राजनीतिक संस्कृति का आयाम है। ये राजनीतिक संस्कृति के 4 आयाम हो गए। नंबर 1 राष्ट्रीय अभिज्ञान, मतलब पहचान, राष्ट्रीय मतलब संपूर्ण देश की या संपूर्ण राजनीतिक व्यवस्था के प्रति लोगों की निष्ठा का केंद्र होना चाहिए। दूसरा साथी नागरिकों से एकमेवता। तीसरा शासन निर्गतों के बारे में आस्था है, सरकार के द्वारा जो कानून बनाए जा रहे हैं वास्तविक रूप में उसके बारे में जनता के क्या विचार हैं। और चौथा है निर्णयकारिता के बारे में आस्था है, मतलब वास्तविक रूप में सरकार के द्वारा जो कानून बनाए जाते हैं, मतलब पॉलिटिकल सिस्टम के द्वारा जो आउटपुट जो निर्गत होते हैं वास्तव में उस निर्गतों के बारे में जनता की क्या आस्थाएं, इधर निर्गतों के बारे में और इधर निर्णयकारिता के बारे में। मतलब यहाँ जो ये निर्गत हैं जो कानून बनाए जा रहे हैं ना, उन कानूनों को बनाने में या जो निर्णय और नीतियाँ बनाई जा रही हैं उनमें वास्तविक रूप में जनता को भाग लेने दिया जा रहा है या नहीं, इसके बारे में जनता के क्या विचार बनते हैं। यही राजनीतिक संस्कृति के 4 आयाम हैं। मैं आशा करता हूँ मेरे प्यारे विद्यार्थियों आप इसे ठीक से समझ गए होंगे।